नमन प्रणाम मित्रों, राम राम सा खम्मा गणी। पीसी सांचौरी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। यदि आपका टारगेट है ईओ, आरओ, आरएस प्रीलिम्स एग्जाम, आरएस मेंस एग्जाम, कॉलेज लेक्चरर, बीएसटीसी, तो आइए शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करते हुए ज्ञान की गंगा को आगे बढ़ाते हैं। इस हमारे जो अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में हमारे लिए जो महत्वपूर्ण चीज है, उनमें हम राजस्थान के इतिहास का अध्ययन कर रहे थे। राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत हमने ऐतिहासिक तथ्यों को लेते हुए राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत, राजवंशों का वर्णन प्रारंभ किया। उसमें राजपूत शब्द कहां से आया, राजपूतों की उत्पत्ति कहां से हुई, विभिन्न विद्वानों के साक्ष्यों को, अभिलेखों को, स्रोतों को, ताम्रलेखों को, शिलालेखों को लेते हुए हमने वंशों के अंतर्गत चौहान वंश प्रारंभ किया। चौहान शब्द की उत्पत्ति, चौहानों का मूल स्थान और चौहान वंश परंपरा हमने प्रारंभ की। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार जो 5 फरवरी 1117 को बिजोलिया के अंतर्गत भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है, वहां एक जैन मंदिर है, पार्श्वनाथ का जैन मंदिर। भगवान श्री पार्श्वनाथ के जो तीर्थंकर हुए हैं, उनके उस मंदिर की स्मृति में श्रावक थे लोलाक, जैन तीर्थ साधु थे, उन्होंने स्थापित करवाया था। उनके जो रचयिता थे वो गुणभद्र थे और कास्त केशव उनके लेखक थे। विभिन्न नगरों के प्राचीन नाम हमें बिजोलिया शिलालेख में मिलता है। गोपीनाथ शर्मा राजशेखर का प्रबंध कोश और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार हमने ये तथ्य प्रमाणित किया कि 551 ईस्वी में सांबर झील के चारों ओर, शाकंभरी के चारों ओर सपाद लक्ष्य जो क्षेत्र कहलाता था वो सांबरी भाग था, और 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान से चौहानों की उत्पत्ति मानी जाती है। वो उनका आदि पुरुष था, वो चौहानों का संस्थापक था। फिर उसके बाद में हमने सामंत का पढ़ा, सामंत के बाद में हमने दुर्लभराज का पढ़ा, और दुर्लभराज प्रथम के बाद में हमने नृप, जयराज, विग्रहराज फर्स्ट, चंद्रराज प्रथम आदि पढ़ते हुए हम गुवक प्रथम तक आए थे। गुवक प्रथम जिसने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण प्रारंभ करवाया, और 973 ईस्वी का शिलालेख यह कहता है कि गुवक प्रथम चौहानों के अंतर्गत एक महान राजा था। इसके बाद में हम गुवक प्रथम के बाद में चंद्रराज सेकंड का पुत्र था गुवकदित्य। आज हम गुवकदित्य के बारे में पढ़ेंगे कि गुवकदित्य किस प्रकार प्रतापी राजा था, और उसने मीर भोज जो प्रतिहार शासक था कनौज का, जिसे भोजराज भी कहते हैं, उसने भोजराज को अपनी बहन कलावती दी और वैवाहिक संबंध स्थापित किए, और वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपना एक कनौज मजबूत गढ़ बनाया। अपने दीवार का काम कर से अपने पीठ के पीछे वो एक मजबूत किसी से लड़ सकें, और ऐसे वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला, और वही प्रतिहारों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया अपने बहन का विवाह करके, जिसके कारण प्रतिहार हमेशा हमेशा के लिए वो उनके रिश्तेदार हो गए, और वो था गुवकदित्य। तो हम इस प्रकार वर्णन करेंगे, तब आएंगे जैसे ये हमारा राजस्थान, ये हमारा सपाद लक्ष्य, इसे शाकंभरी कह सकते हैं। शाकंभरी गुवक कहां का राजा था? शाकंभरी का। गुवक का हम गुवक चंद्रराज के बेटे गुवकदित्य की बात करते हैं। गुवक प्रथम हो गया था, गुवक प्रथम हम पढ़ चुके थे, गुवक प्रथम हम पढ़ चुके थे। गुवक प्रथम ने भी अब वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। उसके बाद में चंद्रराज आता है, चंद्रराज प्रथम। चंद्रराज प्रथम का बेटा था गुवकदित्य। गुवकदित्य ने अपनी बहन, गुवकदित्य की जो बहन थी उसका नाम था कलावती। कलावती, कलावती का विवाह किससे किया? मीर भोज से किया। मीर भोज, मीर भोज जैसे भोजराज भी कहते हैं, भोजराज। और कौन था ये प्रतिहार था, ये प्रतिहार था। जैसे ये हमारा इंडिया, यहां हमारा राजस्थान, और यहां कनौज पड़ता है। कनौज,
कनौज का राजा था पर्त्यार, पर्त्यार। और कौन था? मीर भोज, मीर भोज। इस मीर भोज से वैवाहिक संबंध किसने स्थापित किए? मीर भोज से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला राजा था, वो था गुवक, गुवकदित्य। चौहानों के सपाट लक्ष्य से इसने गुवकदित्य ने, क्योंकि चौहान पर्त्यारों के सामंत थे, प्रारंभिक रूप से चौहान पर्त्यारों के सामंत थे, तो मीर भोज प्रथम से, जैसे भोजराज भी कहा जाता है, अपनी बहन कलावती का विवाह गुवकदित्य ने किया। ये जितने महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ चीजें महत्वपूर्ण है, आजकल पूछी जाती है। किस प्रकार पूछी जाती है वो मैं आपको बताता चलूंगा। जैसे दिल्ली के तोमर वंशीय राजाओं पर पहली बार आक्रमण करने वाला व्यक्ति गुवकदित्य का उत्तराधिकारी चंदन राज हुआ है, तो चंदन राज के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि चंदन राज ने तोमर वंशीय राजा था रुद्रपाल, दिल्ली के तोमर वंशीय रुद्रपाल पे आक्रमण किया। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के रुद्रपाल पर जब आक्रमण किया ना, तो उसकी उसी वंश में रुद्राणी, वहां से राजकुमारी से उसने विवाह किया, जैसे आत्म प्रभा कहते हैं। और आत्म प्रभा बड़ी प्रभावशाली थी और वो शिव की बड़ी भक्त थी। एक ज्योतिष के अनुसार एक क्या है कि एक दोष होता है, जिसे काल सर्प दोष कहते हैं। काल सर्प कोई रोग नहीं है, कई किताबों में रोग लिखा है, काल सर्प दोष होता है। और काल सर्प दोष जिसकी कुंडली में होता है, उन्हें विभिन्न प्रकार के दोषों से, विभिन्न प्रकार के कष्टों से, विभिन्न प्रकार की समस्याओं से गुजरना पड़ता है, और उसकी पति की आयु भी कम होती है। तो काल सर्प दोष का निवारण करने हेतु वो इतनी शिव भक्त थी कि पुष्कर के तट के चारों ओर, पुष्कर जो सरोवर है, जो हमारे अजमेर से 11 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की दिशा में, घाटियों से पार, और ये आदि आदि काल से तीर्थों का राज, तीर्थों का राजा, तीर्थंकर और पुष्कर राज, क्योंकि ये सरोवर का राजा कहलाता है, ये तीर्थों का मामा कहलाता है। तो ऐसा तीर्थों का मामा पुष्कर झील के चारों ओर वो सहस्त्र शिवलिंग स्थापित करती थी, और फिर उनके आगे 1000 दीपक जला करके शिव जी की पूजा करती थी अपने काल सर्प दोष के लिए। तो ये पूछा जाता है कि वो रानी कौन थी? आत्म प्रभा थी, रुद्राणी थी। और किसकी रानी थी? चंदन राज की। वो योगिक क्रिया में भी बहुत ही ज्यादा दक्ष थी, पारंगत थी वो योगिक क्रिया में, और उस समय के राजा महाराजाओं में सबसे अव्वल दर्जे की योगिक क्रियाओं के पारंगत महिलाओं में उसकी गिनती होती थी। विश्व के टॉप 10 रानियों में उसकी योगिक क्रियाओं में पारंगत होने की उसकी काउंटिंग होती थी, इसलिए रुद्राणी के बारे में, आत्म प्रभा के बारे में पूछा जाता है। इनका इतना ही है गुवकदित्य का। गुवकदित्य के बाद में जो राजा हुआ है उसका हम वर्णन करते हैं, और वो राजा कौन था? गुवकदित्य का उत्तराधिकारी था चंदन राज। चंदन राज, चंदन राज ने दिल्ली के तोमर राजा, दिल्ली के तोमर राजा, जिसका नाम क्या मिलता है? रुद्रपाल, रुद्रपाल मिलता है, जिसका नाम रुद्रैन मिलता है, रुद्रैन, रुद्रैन को हराया, रुद्रैन को हराया। ये दिल्ली के तोमर राजाओं को हराने वाला सबसे, तोमर दिल्ली यहां पड़ता है, और इस प्रकार इन्होंने दिल्ली के तोमर राजाओं को हराया, तोमर राजाओं, तोमर राजाओं को हराया। हम विग्रहराज चतुर्थ पढ़ेंगे, बीसलदेव पढ़ेंगे। बीसलदेव ने भयंकर दिल्ली के तोमरों पर आक्रमण किया था, और तोमरों को हमेशा हमेशा के वहां से उखाड़ करके, क्योंकि अभी तक तो चौहान पर्त्यारों के सामंत थे, लेकिन कालांतर में विग्रहराज और बीसलदेव के बाद में पूर्ण रूप से वो तोमरों का अपन सामंत बनाएगा, और वो तोमरों को ला करके अपने तोरावटी बेसिन में बसाएगा। तो इस प्रकार विग्रहराज बीसलदेव रासो, जिसे कवि बंधु भी कहा जाता है, आगे हम पढ़ेंगे जब अजमेर के राजाओं का वर्णन आएगा, तब विग्रहराज चतुर्थ या बीसलदेव नाम से राजा का वर्णन करेंगे। तो उसमें किस प्रकार उसने तोमर वंशीय राजाओं को हमेशा हमेशा के लिए अपना सामंत बना दिया। अब है कि दिल्ली के चंदन राज, जो शाकंभरी का राजा था चंदन राज, उसने दिल्ली के तोमर वंशी रुद्रपाल और रुद्रैन को हरा करके वहां की राजकुमारी रुद्राणी, जिसे आत्म प्रभा कहते हैं, इसकी पत्नी का नाम क्या था? आत्म प्रभा, आत्म प्रभा, इसे रुद्राणी भी कहते हैं, रुद्राणी। रुद्राणी योगिक क्रिया में पारंगत थी। किस क्रिया में?
यौगिक क्रिया, यौगिक क्रिया में पारंगत थी, यौगिक क्रिया में पारंगत थी। ये भगवान शिव की भक्त थी, शिव भक्त थी। ये क्या थी? शिव भक्त थी, शिव भक्त थी। ये पुष्कर झील के चारों ओर शिवलिंग स्थापित करती थी। पुष्कर झील के चारों ओर सहस्त्र सैकड़ों शिवलिंग स्थापित करती थी, शिवलिंग स्थापित करती थी, शिवलिंग स्थापित करती थी। फिर 1000 दीपक जलाती थी। ये 1000 दीपक, दीपक जलाकर शिव जी की पूजा करती थी, दीपक जलाकर शिव जी की पूजा करती थी। क्यों करती थी? क्योंकि इसकी कुंडली के अंदर काल सर्प दोष था, इसकी कुंडली के अंदर काल सर्प दोष था। विभिन्न समस्याओं के निवारण होते थे उनसे, कष्ट जिनके काल सर्प दोष कुंडली में होता है, विभिन्न समस्याओं से गुजरना पड़ता है, पति की आयु भी कम होती है। तो पति की दीर्घायु के लिए ये चंद्रराज की जो पत्नी थी रुद्राणी, वो काल सर्प दोष के निवारण हेतु शिवलिंग की पूजा करती थी, मंदिर के चारों ओर सहस्त्रों शिवलिंग स्थापित करती थी और इस प्रकार शिवलिंग स्थापित करके ये 1000 दीपक जलाती थी। तो वो रानी थी रुद्राणी, रुद्राणी। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वो किसकी रानी थी, तो वो चंद्रराज, चंद्रराज की रानी थी रुद्राणी। तो ये क्वेश्चन खूब बार पूछा गया है। कौन सी रानी सबसे ज्यादा यौगिक क्रिया में पारंगत थी, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद में, चंद्रराज के बाद में चौहानों का एक प्रतापी शासक आता है, वाकपति राज प्रथम। वाकपति राज प्रथम, वाक यानी ये इसे बपराज भी कहा जाता है। वाकपति राज प्रथम को बपराज कहते हैं। आपको ए से लगा के जेड तक बड़े शांति, धैर्य, गंभीरता और चेहरे पे बिना किसी शिकन के, बिना किसी रटे से थोड़ा थोड़ा शुरुआती जो प्रारंभिक राजा है, चौहान वंश का प्रारंभिक जो वंश क्रम है, उनके जैसे क्वेश्चन बनते हैं वैसे बताएंगे कि वाकपति राज प्रथम का उपनाम था वो बपराज था। वाकपति हर्षनाथ शिलालेख ये कहता है कि चौहानों के अंदर पहला ऐसा राजा था जिसने महाराज की उपाधि धारण की। इसके काल में एक महत्वपूर्ण घटना ये घटी कि दक्षिण के अंदर जो महाराष्ट्र के आसपास में राष्ट्रकूटों का शासन था, जब त्रिगुटीय आक्रमण होता था कनौज पर, तो प्रतिहारों के ऊपर, तो धर्मपाल, राष्ट्रकूट ये मिलकर के एक त्रिकोणीय संघर्ष होता था। तो उन त्रिकोणीय संघर्ष में एक ऐसे वंश था जो राष्ट्रकूट वंश था और वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। वाकपति राज के समय राष्ट्रकूटों ने प्रतिहारों पर आक्रमण किया और प्रतिहारों को तहस नहस कर दिया और उन्हें हरा दिया। जब हरा दिया तो वाकपति राज ने अपने आसपास के क्षेत्रों को जीत करके अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की कोशिश की और स्वतंत्र राज्य जब शक्ति एकदम सिंहहीन हो गई, तब इन्होंने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करके महाराज की उपाधि धारण करने वाला चौहानों में, इससे यह भी स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं चौहानों की स्वतंत्र सत्ता स्थापित हो रही थी। अभी तक चौहान प्रतिहारों के, कनौज के प्रतिहारों के सामंत थे, अभी तक कहीं भी ऐसा प्रमाण नहीं है। अब वाकपति राज के बाद में इसने महाराज की उपाधि धारण की और कहीं ना कहीं यह संकेत मिलता है कि वो एक स्वतंत्र राजा के रूप में जड़े जमाना प्रारंभ कर दिया। पृथ्वीराज विजय एक महत्वपूर्ण बात वाकपति राज के बारे में कहता है कि इसने 188 युद्ध जीते थे और इसने जो प्रतिहारों के तंत्र राज था, तंत्रपाल था, समापाल था, उसको बुरी तरह हराया था। इस प्रकार वाकपति राज के बारे में, कौन सा राजा है? वाकपति राज, वाकपति राज प्रथम। और ये वाकपति राज प्रथम 188 युद्ध जीता था। कितने? 188 युद्ध जीता था। ये कौन कहता है? ये कहता है जो 188 युद्ध जीता, ये जो जहां अपने को सबूत मिलता है, ये जानक का पृथ्वीराज विजय कहता है। कौन कहता है? जानक का पृथ्वीराज विजय, जो काव्य है पृथ्वीराज विजय, ये हमें संकेत देता है कि ये एक प्रतापी राजा था और 188 युद्ध जीता। 188 युद्ध जीता तो हो सकता है कि ये स्वतंत्र अपनी राज स्थापित किया और महाराज की
उपाधि धारण की। इसका जो उपनाम है वो हमें कहीं कहीं क्या मिलता है, बपराज, बपराज मिलता है। इसका उपनाम बपराज मिलता है। वाकपति राज के समय राष्ट्रकूटों ने प्रतिहारों की शक्ति समाप्त कर दी, प्रतिहारों की शक्ति समाप्त कर दी। तब वाकपति राज ने आसपास के क्षेत्रों को जीतते हुए अपने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने की कोशिश की। हर्षनाथ शिलालेख में इसकी महाराज की उपाधि मिलती है। कौन से शिलालेख में? हर्षनाथ के शिलालेख में, हर्षनाथ के शिलालेख में इनकी उपाधि मिलती है, शिलालेख में। वाकपति राज पूछा जा सकता है 188 युद्ध किसने जीता? जैसे 52 युद्धों का विजेता हसमत वाला राजा मालदेव को कहा जाता है और खूब बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो 188 युद्धों को जीतने वाला चौहानों का राजा कौन है? वो वाकपति राज। और ये जानक कहता है पृथ्वीराज विजय में महाराज की उपाधि धारण की। हर्षनाथ की शिलालेख से हमें पता चलता है कि ये पहला ऐसा राजा है चौहानों के अंदर जिसने महाराज की उपाधि धारण की। इसका उपनाम क्या मिलता है? बपराज। अपने को याद करने का एक तरीका है, वाकपति राज, वाक यानी बोलने वाला, बोलना, बके, बके, बप, बफारो निकाले ना बके, किसकी उपाधि है? वाकपति राज की, बप की। राष्ट्रकूटों ने प्रतिहारों की शक्ति समाप्त कर दी। तो ये इस प्रकार का हमें मिलता है। देखो 10वीं जो शताब्दी है उसके अंत में और 11वीं जो शताब्दी है उसके प्रारंभ की अपन बात करते हैं। 10वीं शताब्दी के अंत यानी 1090, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और फिर 100 हो जाएगा तो 1100 हो जाएगा। 1100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में हमारे चौहान जो साम्राज्य था उसकी स्थिति बताते हैं। ये हमारा इंडिया, और इंडिया के अंदर जो चौहान साम्राज्य था उसकी स्थिति देखो। सबसे ऊपर था वो था कश्मीर साम्राज्य। कौन सा था? कश्मीर साम्राज्य। कश्मीर साम्राज्य के बाद में जो इधर था वो था प्रतिहार साम्राज्य, प्रतिहार साम्राज्य। और जो इधर साम्राज्य था ये अपने पूर्वोत्तर भारत, और पूर्वोत्तर भारत जो असम था, असम को उस समय कामरूप कहते थे। तो यहां कामरूप वंश था, कामरूप कहते थे। फिर बंगाल में पाल वंश था, बंगाल में पाल वंश था। ये इधर जो ये सिंध पड़ता था तो यहां सिंध वंश था। और इसके बाद में यहां अफगानिस्तान में जो क्षेत्र था गजनी, तो यहां गजनी साम्राज्य था, यहां गजनी साम्राज्य था, गजनी साम्राज्य था। यहां हमारा चौहान साम्राज्य था, चौहान साम्राज्य था, चौहान साम्राज्य था। देखो चौहान साम्राज्य के अंदर भारत की स्थिति दक्षिण में चोल साम्राज्य था, केरल के भाग में और दक्षिणी भारत में चोल साम्राज्य था, चोल साम्राज्य था। यहां जो साम्राज्य था वो था कलचुरी साम्राज्य, कलचुरी साम्राज्य। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के कुछ भाग में कलचुरी साम्राज्य। फिर जो भाग था यहां उड़ीसा में उस समय, इसे कलिंग साम्राज्य कह सकते हैं। हालांकि ये अशोक के काल में था कलिंग साम्राज्य, तो उड़ीसा में एक अलग राज था। फिर ये जो भाग है ये पश्चिमी भाग है, इसलिए यहां जो वंश था वो था पश्चिमी चालुक्य वंश, पश्चिमी चालुक्य वंश। अच्छा, एक राष्ट्रकूट थे, दक्षिण के राष्ट्रकूट कहलाते थे ये चालुक्य वंश। चालुक्य वंश के अलावा यहां जो भाग था यहां था सोलंकी वंश, सोलंकी वंश। ये जो सोलंकी साम्राज्य है इसे चालुक्य साम्राज्य भी कहते हैं, इसे चालुक्य साम्राज्य भी कहते हैं, चालुक्य साम्राज्य। इसके अलावा यहां एक चौहानों के पास में चंदेल भी थे, जो खजुराहो के मंदिर बने वो चंदेलों ने बनाए, चंदेल साम्राज्य।
फिर दक्षिण के अंदर मालवा में परमार वंश था, परमार वंश था। तो इस प्रकार यहां परमार थे, चौहान साम्राज्य था। बीच में एक साम्राज्य और आता है जो पाकिस्तान में मुल्तान तक था, ये मुल्तान साम्राज्य था, मुल्तान साम्राज्य था। ये भारत की स्थिति उस समय ये इस प्रकार, एक मैंने मोटा मोटा खाका खींचा है, कोई जरूरी नहीं है कि वो उसी जगह इस प्रकार के स्थापित हो। एक मोटा मोटा खाका खींचा है कि उस समय 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, शुरुआत में, जब शुरुआत ही हुई थी, प्रारंभिक काल था 11वीं शताब्दी का, और 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध था। उस समय भारत के अंदर राजवंशों का किस प्रकार क्रम था, तो सबसे ऊपर कश्मीर था, फिर मुल्तान साम्राज्य था, मुल्तान के बाद में इंडो शाही साम्राज्य इनके पास में पड़ता था, इंडो शाही साम्राज्य, इनका भी हम वर्णन कर सकते हैं कि मुल्तान और इंडो शाही साम्राज्य, इंडो शाही साम्राज्य, ये 11वीं शताब्दी के प्रारंभ का काल था। चौहान साम्राज्य, चंदेलों ने खजुराहों के मंदिर बनाए जो विश्व प्रसिद्ध है, विश्व धरोहर में शामिल है। परमारों के बारे में हम पढ़ेंगे, बार बार इनके चौहानों की परमारों से इनकी भिड़ंत होगी। चंदेलों में हम जब पृथ्वीराज तृतीय पढ़ेंगे तब परमर्दी देव अला और उदल उसके एक सेनापति हुए हैं जो बहुत ही शक्तिशाली थे। उनके लोक कथाओं में, दंत कथाओं में, किस्सा गोई में आज भी अला और उदल वीरों के रूप में वीरोचित अपने स्मरण भारतीय संस्कृति और रीति रिवाजों में रसे बसे हैं और लोक गीतों में गाए जाते हैं। मालवा के लोक गीतों में लोग उन्हें बड़े शान शौकत और सम्मान के साथ में, इज्जत के साथ में अला और उदल को गाते हैं, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय से युद्ध करते हुए परमर्दी देव चंदेल के लिए युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो ये इस समय बड़ा बड़ा एक खाका था। इधर गजनी साम्राज्य का था, इधर चालुक्य इनसे, जैसे अपन भीम प्रथम के बारे में, सेकंड बारे में ये पढ़ेंगे तो ये भी चौहान साम्राज्य से युद्ध करते रहते हैं। उधर प्रत्यारों का था, गुर्जर प्रत्यारों का, तो ये भी इस प्रकार ये चौहान साम्राज्य के जितने भी प्रारंभिक वंश क्रम के अंदर हम राज्यों का पढ़ेंगे, ये प्रत्यारों के सामंत थे। ये बड़ा बड़ा खाका था उस समय का। असम, कामरूप, पालों का त्रिगुट जो संघर्ष होता था, त्रिकोणीय संघर्ष होता था, उनमें पाल वंश की, धर्मपाल की अच्छी भूमिका रही, नागभट्ट प्रत्यार की अच्छी भूमिका रही, राष्ट्रकूटों में हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार अभी हमने वागपति राज का जब पढ़ा तब ये लाकर राष्ट्रकूटों ने किनको, प्रत्यारों पर आक्रमण करके उस समय जो प्रत्यारों की शक्ति को क्षीण कर दिया। तब वागपति राज ने क्या किया कि आसपास के साम्राज्य को जीत करके एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया और महाराज की उपाधि धारण की। 973 ईस्वी का जो सिक्कर राज्य, हमारे जो सिक्कर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के, वहां हर्षनाथ का शिलालेख है, और हर्षनाथ का शिलालेख ये कहता है 973 ईस्वी का कि श्री हर्ष का जो शिलालेख लगा है हर्षनाथ के मंदिर में, वो ये बताता है कि वागपति राज ने, जिसे उपनाम बपराज कहा जाता है, और जिन्होंने महाराज की उपाधि धारण की, चौहानों में सर्वप्रथम महाराज की उपाधि धारण करने वाला राजा वागपति राज था। आगे आते हैं, वागपति राज के बाद में एक क्षणिक शासक आता है, विंध्यराज, शाकंभरी का शासक बना। विंध्यराज लंबे समय तक नहीं ठहरता है, फिर विंध्यराज के बाद में सिंहराज आता है, और 973 ईस्वी का वही हर्षनाथ प्रशस्ति में ऐसा कहा गया है कि वो रघुवंशी प्रत्यार देवपाल का सामंत था। कौन, कहां था? रघुवंशी देवपाल का सामंत था। विंध्यराज लंबा टिकता भी नहीं है, सिंहराज टिकता है, और सिंहराज के बारे में खूब सारी अच्छी अच्छी बातें हमें पढ़ने को मिलती है। क्या मिलती है? उसके बाद में विंध्यराज, विंध्यराज के बाद में विंध्यराज के बाद में जो राजा आता है, विंध्यराज के बाद में वो आता है सिंहराज, सिंहराज। और सिंहराज के अनुसार ये प्रत्यार शासक देवपाल का सामंत था। क्या था? सामंत था। इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि सिंहराज ने ही महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। महाराजा धीराज प्रथम चौहान शासक था।
प्रथम चौहान शासक था। यह हमें पढ़ने को मिलता है कि सिंहराज प्रतिहार शासक देवपाल का सामंत था और उसने सर्वप्रथम चौहानों के अंदर महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। देखो, वागपति राज ने, बप्पराज ने, बक्के गणो, उसने महाराज की उपाधि धारण की और सिंहराज ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। ये प्रथम चौहान शासक था। और हर्षनाथ का शिलालेख क्या कहता है कि यह देवपाल का सामंत था और इसने दिल्ली के तोमरों को हराया। जैसे हमने पहले पढ़ा कि दिल्ली के तोमरों को हराया, और वो हराया चंदनराज ने, और चंदनराज ने दिल्ली के तोमरों को हराया। सिंहराज ने भी दिल्ली के तोमरों को हराया। वागपति राज ने भी दिल्ली के तोमरों को हराया। दिल्ली के तोमरों को हराया और जब आसपास के शत्रुओं को जीत लिया तो सिंहराज की आसपास के शत्रु ज्यादा हो गए तो उनकी हत्या कर दी गई। एक रोचक बात हमें और मिलती है कि हर्षनाथ मंदिर का निर्माण इसी समय पूरा हुआ था। क्या मिलता है देखो इसके बारे में कि हर्षनाथ जो मंदिर है, हर्षनाथ मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण पूरा हुआ था। आपको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक में संकोच नहीं करना है। आप एक किसी की मदद ही कर रहे हैं, आप मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं, एक गुरु की, एक शिक्षक की आप हौसला अफजाई कर रहे हैं, एक ट्यूटर की आप हौसला अफजाई कर रहे हैं। और मेरी कक्षाएं निःशुल्क है, मैं निःशुल्क आप तक कक्षा पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। और निःशुल्क और आपको दूसरे से तुलना करके आपको लगता है कि मैंने कहीं कमतर है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके सुझाव भी देंगे। तो इस प्रकार हमने कहा कि हर्षनाथ मंदिर का निर्माण पूरा करवाया किसने? सिंहराज ने। सिंहराज ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण पूरा करवाया। और जो इनका भाई था लक्ष्मण ने 960 ईस्वी में नाडोल चौहानों की स्थापना की। नाडोल चौहान वंश की स्थापना की। नाडोल चौहान वंश की स्थापना की। कहां? देखो, ये हमारा झुंझुनू, ये ऐसे सिक्कर पड़ता है, सिक्कर में यहां पड़ता है हर्षनाथ मंदिर। इस हर्षनाथ मंदिर का निर्माण प्रारंभ किसने करवाया? देखो, हर्षनाथ जो मंदिर था, अभी हमने पढ़ा कि हर्षनाथ मंदिर निर्माण प्रारंभ जब ये पूछ लें तब तो आएगा गुवक प्रथम। और उसमें अपने ये भी पढ़ा कि हर्षनाथ मंदिर पर औरंगजेब ने आक्रमण भी किया था। हर्षनाथ मंदिर निर्माण प्रारंभ किया था गुवक प्रथम ने। और समाप्त किसके काल में हुआ? समाप्त हम पढ़ेंगे सिंहराज के काल में। किसके काल में? सिंहराज के काल में। अब देखो, जब सिंहराज के काल में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ तो हर्षनाथ का शिलालेख है वो 973 ईस्वी का लगा है। इस 973 ईस्वी के शिलालेख के अनुसार, यह 973 के शिलालेख के अनुसार चौहान वंश प्रारंभ से लगाकर सिंहराज तक वंश क्रम हर्षनाथ शिलालेख में मिलता है। प्रारंभ से लगा करके सिंहराज तक, क्योंकि सिंहराज में ही हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ था। और जब हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ गुवक प्रथम काल में, और हर्षनाथ मंदिर का निर्माण समाप्त हुआ सिंहराज के काल में। 8-10 राजाओं के काल में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण चला था। और जब सिंहराज के काल में समाप्त हुआ तो वहां एक जो शिलालेख गुवक प्रथम ने लगाया था, उसी हर्षनाथ के मंदिर के शिलालेख के अंदर चौहानों की वंशावली है। वो चौहानों के वासुदेव के प्रारंभ से लगा करके, सामंत से लगा के, दुर्लभ राज प्रथम से लगा करके, नरप, जयराज, विग्रहराज, चंद्रराज प्रथम, गुवक प्रथम, चंदनराज, वागपति राज और विंध्यराज और सिंहराज तक जितने राजा हुए प्रारंभ से लगा करके, छोटे छोटे काल तक 5 महीने, 4 महीने, 3 महीने, उनका भी वंश वहां दिया हुआ है कि वो राजा कितने लंबे समय तक रहे। तो वासुदेव से लगा के सिंहराज तक चौहानों की वंशावली हर्षनाथ मंदिर के
शिलालेख में मिलती है, हमें यह पढ़ने को मिलता है। अब देखो इनका भाई था लक्ष्मण। लक्ष्मण ने क्या किया कि ये जैसे हमारा शाकंभरी है, ये शाकंभरी है जिसे हम सांबर कहते हैं। सांबर से पाली के अंदर एक स्थान पड़ता है नाडोल। बिजोलिया शिलालेख में इसी नाडोल को नड्डुल कहा गया है। क्या कहा गया है? नड्डुल। ये यहां भीलवाड़ा पड़ता है और भीलवाड़ा में यहां उपखंड पड़ता है बिजोलिया। बिजोलिया, इस बिजोलिया शिलालेख में, और बिजोलिया शिलालेख है 1170 ईस्वी का। कब का? 1170 ईस्वी का। 5 फरवरी का लगा है। 5 फरवरी का किसने लगाया? लोलाक ने लगाया था। यह बताया है हमने कि लोलाक ने लगाया था। यह जैन मुनि था, जैन श्रावक था, और इसने इस मंदिर की स्मृति में लगाया। रचा किसने था? गुणभद्र ने। गुणभद्र ने। और इसका लेखक कौन था? केशव लेखक था। तो इस प्रकार और 93 संस्कृत भाषा में पद्य लिखे गए हैं बिजोलिया शिलालेख में। बिजोलिया शिलालेख के अंदर ही चौहानों को वत्स गोत्र भूते कहा गया है, यानी ये वत्स गोत्रीय ब्राह्मण की संतान बिजोलिया शिलालेख कहता है। तो इसी बिजोलिया शिलालेख के अनुसार यहां नाडोल को नड्डुल कहा गया है। इस नाडोल में चौहान वंश की स्थापना, नाडोल में चौहान वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? लक्ष्मण। और वो लक्ष्मण कौन था? वो लक्ष्मण सिंहराज का पुत्र था। वो लक्ष्मण सिंहराज का पुत्र था। नाडोल के बाद में वंश चला चौहानों का, नाडोल चौहान कहलाए, और नाडोल चौहानों के अंतर्गत एक अल्हण हुआ। कालांतर में उनके वंश चलता रहा, अल्हण हुआ। अल्हण का बेटा था कीर्तिपाल। कीर्तिपाल ने नाडोल से, कीर्तिपाल ने चित्तौड़ पर भी आक्रमण किया और चित्तौड़ के राजा सामंत सिंह को हराया था। उसने सामंत सिंह को परास्त किया था, लेकिन कालांतर में मेवाड़ियों ने चालुक्यों के साथ में मिलकर के इनको वापस मात दी। तब नाडोल के कीर्तिपाल ने, जो अल्हण का पुत्र था, कौन था? कीर्तिपाल। कीर्तिपाल, कीर्तिपाल किसका पुत्र था? अल्हण का। इस अल्हण के पुत्र ने जालोर के अंदर चौहान वंश की स्थापना की, और वो कालांतर में क्या कहलाए? सोनग्रा चौहान कहलाए। वो सिंहराज का बेटा था। सिंहराज का भाई था लक्ष्मण। लक्ष्मण ने चौहान वंश की स्थापना की नाडोल में, और नाडोल के अल्हण के बेटे कीर्तिपाल ने जालोर के सोनग्रा चौहान वंश की स्थापना की। और सोनग्रा जालोर में चौहान वंश की स्थापना करने का श्रेय कीर्तिपाल को दिया जाता है। और वो इतना महान राजा था कि मूर्णोत नैणसी को, अपनी मूर्णोत नैणसी की ख्यात में लिखना पड़ा कि कितु एक महान राजा, कितु क्या था? एक महान राजा था। मूर्णोत नैणसी को अपनी बुक में लिखना पड़ा, अपनी ख्यात में लिखना पड़ा कि कितु एक महान राजा। वही कितु जिसने नाडोल के लक्ष्मण की औलाद, लक्ष्मण का वंश में था, और लक्ष्मण के वंश में अल्हण हुआ। अल्हण का बेटा था कीर्तिपाल। उसने चौहान वंश की स्थापना जालोर में की थी। तो इस प्रकार सिंहराज के भाई लक्ष्मण ने नाडोल वंश की स्थापना की, और वो की 960 ईस्वी में। कालांतर में आगे भी पढ़ेंगे कि किस प्रकार नाडोल का वंश चला। एक एक करके हम वंश पढ़ेंगे। इसके बाद में शाकंभरी में जो चौहान वंश आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति था, वो विग्रहराजदित्य था। विग्रहराजदित्य एक प्रभावशाली योग्य व्यक्ति था। उसने 965 ईस्वी में अनिलवाड़ा के युद्ध में चालुक्य नरेश मूलराज प्रथम को हराया, और हरा करके एक बहुत ही अद्भुत काम किया, जो उसने बड़ोस में हराया। और बड़ोस में, जिसे उस समय भृगु कच्छ कहा जाता था, भृगु कच्छ के अंदर उसने अपनी चौहानों की कुल देवी आशापुरी माता का मंदिर बनवाया। यह सबसे महत्वपूर्ण काम था, और वो महत्वपूर्ण काम किसका था? विग्रहराजदित्य का। तो सिंहराज के बाद में जो राजा आता है वो कौन था? विग्रहराजदित्य। एक एक करके पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस प्रकार चौहानों का था। यदि आपका टारगेट बीएसटीसी है, आपका टारगेट ईओ है, आरओ है, आरएस प्रीलिम्स है, आरएस मेंस है, और कॉलेज लेक्चरर है, आइए मेरे साथ बिल्कुल एक एक करके और परीक्षा उपयोगी सामग्री को ही पढ़ेंगे, बकवास बंद करेंगे। बिल्कुल अपने बिना किसी ठिठोली के सीरियस होकर के एक का आरएस की तैयारी कैसे करते हैं, और एक एक करके वंश पढ़ते हैं। तो अब हम जो पढ़ेंगे वो आएगा विग्रहराजदित्य। कौन सा राजा है? विग्रहराज। शाकंभरी यहां अपन कर सकते हैं,
शाकंभरी, और शाकंभरी का राजा कौन था? विग्रराजद्वितीय। विग्रराजद्वितीय लिख सकते हैं, विग्रराजद्वितीय। और विग्रराजद्वितीय ने क्या किया? विग्रराजद्वितीय ने यहां गुजरात में पड़ता है चालुक्य। चालुक्य, चालुक्य राजा कौन था? चालुक्य राजा था मूलराज प्रथम। मूलराज प्रथम, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मूलराज प्रथम को हराने वाला चौहान राजा कौन था? वो विग्रराजद्वितीय था। विग्रराजद्वितीय था। ये हमारा जैसे यहां इंडिया ऐसे बना सकते हैं, ऐसा इंडिया बना सकते हैं। इंडिया बनाने के बाद में ये बता सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है ये कहलाता है भरगू कच्छ। क्या कहलाता है? भरगू कच्छ। भरगू कच्छ को क्या कहा जाता है? भड़ोच कहा जाता है। भड़ोच। इस भड़ोच पे यहां से शाकंभरी के राजा ने आक्रमण किया, और आक्रमण किया चालुक्य राज मूलराज प्रथम पर, और मूलराज प्रथम पर आक्रमण करके भड़ोच के अंदर अपनी कुल देवी आशापुरा माता का मंदिर निर्माण किया। मंदिर निर्माण किया, मंदिर निर्माण किया 960 ईस्वी में। कब किया? 960 में। यानी ये डेट जो दे रखी होती है 965 के आसपास। 960 में तो नाडोल में सिंहराज के भाई लक्ष्मण ने नाडोल चौहान वंश की स्थापना की। ये 965 ईस्वी के आसपास है। ये जो क्षेत्र है ये पाटन कहलाता, पाटन। इसे पालनपुर भी कहते हैं, पालनपुर। प्राचीन समय में इसी पालनपुर को अनिलवाड़ा कहा जाता है। अनिलवाड़ा। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म इसी अनिलवाड़ा में हुआ था, और अरावली पर्वतमाला यहीं से शुरू होती है, अनिलवाड़ा। तो अनिलवाड़ा में आक्रमण किया किसने? विग्रराजद्वितीय ने। किसको हराया? चालुक्य नरेश मूलराज प्रथम को हराया। हरा करके क्या किया? वो क्षेत्र कौन सा था? वो क्षेत्र था भृगु कच्छ, और भृगु कच्छ जो वर्तमान में कहलाता है भड़ोच, और इस प्रकार अपनी साबरमती नदी का क्षेत्र है, पश्चिमी बनास नदी का क्षेत्र है, और भृगु कच्छ क्षेत्र जो पड़ता है भड़ोच जिला है, थोड़ा इस प्रकार कच्चा क्षेत्र कहलाता है। तो भड़ोच जो जिला है भृगु कच्छ, ये गुजरात के भाग में आता है। तो इस प्रकार यहां उसने आशापुरी का मंदिर बनाया विग्रराजद्वितीय ने। विग्रराजद्वितीय की जब सेना चलती थी तो घोड़े के पांव पड़ते थे, घोड़े के खुर जहां पड़ते थे, वो टप 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 बहुत ही शोर मचाते थे, और साथ में रज कणों को उड़ाते थे, रेत को उड़ाते थे। और रेत इतनी उड़ती थी क्योंकि उनकी घोड़े की, इसका मतलब यह था कि उनकी ऐसी उपाधि से पता चलता है कि उसकी अश्वरोही सेना थी वो बड़ी ताकतवर थी, और अश्वरोही सेना ताकतवर होने के कारण उससे अश्वरोही शक्तिशाली सेना होने के कारण उसे साहित्य के अंदर खुर रंजोदकर कहा गया है। इसी विग्रहराज को क्या कहा गया है? खुर रंजोदकर। खुर रंजोदकर यानी खुर के कारण रज उड़ने से अंधकार सा जाता है। खुर से रज उड़ने के कारण अंधकार सा जाता है, इसलिए विग्रहराज चतुर को खुर रंजोदकर कहा जाता है। वो भी ऐसा हो सकता है कि उस समय अरबों से, अरब प्रायद्वीप से घोड़े मंगाए जाते थे, और मानसून के साथ में घोड़े आते थे, क्योंकि वहां से जब दक्षिण पश्चिमी मानसून चलता था अरब, और वहां से अश्व अक्षांश से वहां से घोड़े लाए जाते थे अरब से। और आज भी हमारा जो काठियावाड़ का घोड़ा है उसका जो ललाट है वो अरबी घोड़े के समान है। तो हो सकता है कि विग्रहराजद्वितीय ने अपनी अश्वारोही सेना इतनी मजबूत कर ली थी कि वो घोड़ों के बल पे तुरंत अपने आक्रमण स्थल पर पहुंच जाती थी और अगली वाली सेना को रोन डालती थी। इसलिए घोड़ों का खोप था, और साहित्य के अंदर विग्रहराजद्वितीय को जो उपाधि दी गई वो बड़ी थी और बड़ी अद्भुत थी कि खुर रंजोदकर थी, क्योंकि उनमें अरबी घोड़े हो सकते हैं, काठियावाड़ी घोड़े हो सकते हैं, और घोड़ों की मजबूत सेना थी जब उसने भरगुर कच्छ पर आक्रमण किया। ये जानकारी हमें खुर रंजोदकर इतनी ताकतवर सेना थी, यह भी हमें 973 ईस्वी के हर्षनाथ शिलालेख से पता चलती है। किससे पता चलती है? हर्षनाथ शिलालेख से पता चलती है। हर्षनाथ का शिलालेख यह कहता है कि वो खुर रंजोदकर था,
वो बहुत ही ताकतवर राजा था। उसने अनिलवाड़ा पर आक्रमण किया, मूलराज प्रथम चालुक्य नरेश को हराया और उसने भृगुकच के अंदर, भड़ोच के अंदर अपने आशापुरी मंदिर का निर्माण करवाया। अब देखो बड़े बड़े तौर पे अपन क्या कह सकते हैं कि विग्रहराज द्वितीय बड़ा पराक्रमी योग्य शासक था। भृगुकच भड़ोच पर जो अनिलवाड़ा था, मूलराज प्रथम चालुक्य नरेश पर आक्रमण किया। आक्रमण करके उसने भृगुकच के अंदर, भड़ोच के अंदर अपनी आशापुरी माता का मंदिर, तो आज भी दक्षिण के बाद में दूसरा द्वितीय स्थान आशापुरी का भड़ोची कहा जाता है। उसके बाद में आशापुरी का सोनगरा चौहानों ने मोदरा के अंदर स्थापित करवाया, वो भी आशापुरी का, और उसे मदोदरी कहा जाता है। उसका उदर मोटा होने के कारण, पेट मोटा होने के कारण उसे मदोदरी कहा जाता है। तो इस प्रकार महोदरी जो माता है, महोदरी का नाम, तो महोदरी जो है वो मोदरा के अंदर है और मोदरा जालोर में पड़ता है। सोनगरा चौहानों की कुल देवी है, तो वो भी एक आशापुरा का माता का मंदिर है। 973 ईस्वी का शिलालेख, हर्षनाथ का शिलालेख, ये कहता है कि उसकी सेना बड़ी मजबूत थी और खुर रंजोदकर की उसे उपाधि दी गई थी। वो था विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय के बाद में शाकंभरी का राजा आया, वो था दुर्लभराज। कौन था? दुर्लभराज। और वो भी दुर्लभराज द्वितीय। कौन था? दुर्लभराज द्वितीय। दुर्लभराज द्वितीय ने विग्रहराज द्वितीय की भांति ये विग्रहराज द्वितीय का भाई था। दुर्लभराज विग्रहराज द्वितीय का छोटा भाई था और 996 ईस्वी में आसपास में ये राजा बना और इसने भी तोमरों को हराया। तोमरों को हराया। नाडोल के अपने भाई पर, जो इनका वंश का भाई था, इनका जाति भाई था, और वो था महेंद्र चौहान। ये हमारा राजस्थान, राजस्थान में ये हमारा शाकंभरी, शाकंभरी, शाकंभरी यहां पड़ता है नाडोल। और नाडोल का उस समय राजा था, वो था महेंद्र चौहान। महेंद्र चौहान, महेंद्र चौहान। महेंद्र चौहान को जिस राजा ने हराया वो राजा था दुर्लभराज। दुर्लभराज, दुर्लभराज द्वितीय। दुर्लभराज द्वितीय। दुर्लभराज द्वितीय किसका भाई था? विग्रहराज का। विग्रहराज का, विग्रहराज। और विग्रहराज द्वितीय, विग्रहराज द्वितीय का भाई था दुर्लभराज। इस दुर्लभराज ने नाडोल पर आक्रमण किया और किसको हराया? महेंद्र चौहान को हराया। महेंद्र चौहान को हराया। एक इसी सकराई शिलालेख में कहा गया है, सकराई शिलालेख में कहा गया है कि इसने एक उपाधि धारण की थी। इसे भी उपाधि धारण करके जो शौक था वो तो महाराजा धीराज, महाराजा धीराज की उसने उपाधि धारण की। यानी ये किसी भी शत्रु का संहार कर सकता था, कभी इसे शत्रु हरा नहीं सकता था, इसलिए इसकी एक उपाधि मिलती है, वो है दुर्लद्य मेरु। दुर्लद्य मेरु, जो किसी से हार नहीं सकता, शत्रुओं का जो संहार करता है। क्या करता है? शत्रुओं का संहार करता है। वो था दुर्लभराज, दुर्लभराज सेकंड, जिसे दुर्लद्य मेरु कहा गया है। एक बात यह भी आता है कि आनंदपाल ने एक हिंदू संघ बनाया था, और आनंदपाल ने उस समय हिंदू संघ बनाया जब पश्चिम की तरफ से मुस्लिम आक्रमण हो रहे थे और महमूद गजनी ने आक्रमण किया। महमूद गजनी के खिलाफ आनंदपाल ने हिंदुस्तान के राजाओं का एक संघ बनाया। उसमें सबसे ज्यादा किसी ने ताकत दिखाई तो वो दुर्लभराज था। तो आनंदपाल द्वारा निर्मित, आनंदपाल द्वारा निर्मित हिंदू संघ, हिंदू संघ में शामिल हुआ। कौन? दुर्लभराज हिंदू संघ में शामिल हुआ। इस प्रकार इनकी उपलब्धि है कि सकराई शिलालेख कह रहा है कि ये महाराजा धीराज था, ये दुर्लद्य मेरु था जो शत्रुओं का संहार करता था। दुर्लभराज ने नाडोल के महेंद्र चौहान पर आक्रमण करके नाडोल को जीता था। ये था दुर्लभराज। दुर्लभराज विग्रहराज द्वितीय का क्या था? छोटा भाई था। विग्रहराज द्वितीय का छोटा भाई था और 996 ईस्वी में ये शाकंभरी का राजा बना। ये
शाकंभरी का राजा बना। यह शाकंभरी का राजा बना, वो बना 996 ईस्वी में। विग्रहराज दुर्लभ राज का जो उत्तराधिकारी हुआ वो हुआ गोविंद तृतीय। कौन हुआ? गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय। देखो गोविंद तृतीय की ज्यादा ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है, लेकिन पृथ्वीराज विजय, जानक का पृथ्वीराज विजय कहता है कि यह वेरीगढ़ था, यह शत्रु संहारक था। इसे क्या कहा गया? वेरीगढ़ कहा गया। वेरीगढ़ यानी इसे शत्रु संहारक कहा गया। क्या कहा गया? शत्रु संहारक कहा गया। इसे शत्रु संहारक कहा गया गोविंद तृतीय को। और कौन कहता है? ये पृथ्वीराज विजय कहता है। फरिश्ता ने भी इसके बारे में बहुत ही अच्छी उक्ति की है। फरिश्ता जो एक मुस्लिम लेखक था,